दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इंफॉर्मेटिव चैनल पर। आज मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगी, जिसमें एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, दूसरा पार्टनर हम ज्वाइन करते हैं, तो कैसे हम एक ही एग्रीमेंट में ये दोनों चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों चीजें हम एक ही एग्रीमेंट के साथ बना सकते हैं। ये मैं आपको इसकी डीप ड्राफ्टिंग बताऊंगी, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। मैं आपको एक एक छोटे से छोटा पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट अगर पार्टनरशिप में है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप जो है ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस है जो हमारी कंट्री में प्रिवेल करता है। भारत देश में पार्टनरशिप में बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं, ये मैं ऑलरेडी जब मैंने अपनी पार्टनरशिप की डीड कैसे ड्राफ्ट करनी है उसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पार्टनरशिप को गवर्न करता है। ये बहुत ही कंप्लीट एक्ट है जो पार्टनर्स को लेके, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, उनके बेनिफिट्स, उनकी ड्यूटीज, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से कवर करता है। पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है तो मैंने डिसोल्यूशन की डीड का भी एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो डिसोल्यूशन के समय पे क्या ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या लाइबिलिटीज होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम उन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अब जो मैं आज ये पॉइंट आपके सामने लेकर आई हूँ वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक पॉइंट तो वो हो गया जिसमें पार्टनरशिप क्रिएट होती है, तो वो बाय आप एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होता है दो पार्टनर्स के बीच में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको रजिस्टर करें, बट रजिस्टर करने के बहुत सारे फायदे हैं, ये भी उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप कोई भी डीड बनाओ, चाहे गिफ्ट डीड बनाओ, चाहे आप विल बनाओ, चाहे आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, कोई भी डीड बनाओ, जॉइंट वेंचर डीड बनाओ, एचयूएफ की डीड बनाओ, कोई भी आप अगर डीड बना रहे हो तो आप उसको रजिस्टर जरूर कराइए, क्योंकि रजिस्टर करने के नुकसान नहीं होते हैं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इसीलिए मैं हमेशा विल और गिफ्ट डीड भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसके बारे में भी मैंने इसमें डिटेल में बताया हुआ है। रजिस्ट्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी डिस्कस किया है। तो आज जो मैं डिस्कशन हमारा होने वाला है वो है रिटायरमेंट हो रहा है एक पार्टनर का, एंड उसके साथ साथ हम न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप दो लोगों की पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 पीपल आर रिक्वायर्ड, दो लोग चाहिए, दो मेंबर्स चाहिए जो पार्टनर बन सकते हैं, और उसके बाद आपकी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। दो से ज्यादा हो सकते हैं, अप टू 100 आप जा सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते आप, और 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आप बाई चांस आप दो लोगों की पार्टनरशिप है एंड कोई भी एक बंदा उसमें से रिटायर हो रहा है, कोई भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो आपकी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। तो ऐसे वाले केसेस की क्वेरीज मेरे पास बहुत बार आती है कि हम दो लोगों की पार्टनरशिप है, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो उन सारे लोगों की इस क्वेरी का सोल्यूशन है जो मैं आज लेके आई हूँ। बहुत ही टिपिकल सा केस है, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत एक प्रैक्टिकल केस है, कॉमन केस है। तो मैं आपको आज जो डी ड्राफ्टिंग बताऊंगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा एक पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड एक पार्टनर हम एंटर कर रहे हैं, है ना। मैंने इस केस में और थोड़ा सा अच्छा किया है, इसको और थोड़ा एलाबोरेट किया है। हमने 2 पार्टनर्स रिटायर किए हैं एंड 1 पार्टनर की एंट्री की है। सो हम अपने वीडियो में चलते हैं, आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए सो दैट आप इसकी बहुत डिटेल्स को जान सकें, एंड आप खुद अपने आप ध्यान रखें कि जब भी कभी आपके पास ऐसा केस होता है तो आपको क्या करना है।
तो पार्टनरशिप डीड ड्राफ्टिंग बताऊंगी मैं आपको, रिटायरमेंट और साइमल्टेनियस ज्वाइनिंग। साइमल्टेनियस ज्वाइनिंग मतलब मैं एक ही डीड में आपको रिटायरमेंट भी बता दूंगी और उसी डीड में हम न्यू ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, सो दैट आपको दो सेपरेट डीड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए और इसके बहुत फायदे हैं, रोल्स पार्टनर्स के क्या होते हैं और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फॉर्म क्या होती है। वेल ड्राफ्टेड पार्टनरशिप डीड बहुत जरूरी है, तो आप वेल ड्राफ्टेड पार्टनरशिप डीड के लिए हमारे चैनल पर ही इसका पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग बताई है, उसमें बहुत क्लियर इंडिविजुअली एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे पार्टनरशिप की डीड ड्राफ्ट करनी है, तो वो आप देख सकते हैं। डिसोल्यूशन डीड भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जब रिटायरमेंट होता है तो आउटगोइंग पार्टनर की काफी सारी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो कि सेक्शन 37 गवर्न करता है टू सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो या तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इमीडिएटली उनका शेयर सेटल कर दीजिए, या तो फिर उनका शेयर जो है वो सेटल नहीं किया है आपने एंड आपको उसमें वक्त लगा है। अगर शेयर सेटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो क्लियर कट है कि बस अब पार्टनर का जो अभी तक का हिस्सा था वो ले गए, बात वहीं खत्म हो गई। बट अगर शेयर सेटल नहीं है तो जो भी शेयर आप उनका यूज कर रहे हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट डिराइव किए हैं, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा उसका बनता है, या तो फिर आप स्ट्रेट अवे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर इन इस प्रॉपर्टी पे आप उसे दे सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, सर्वाइविंग पार्टनर है, जो पार्टनरशिप में अभी हैं, वो चाहे तो उस आउटगोइंग पार्टनर का शेयर परचेज कर सकते हैं एंड उसका जो रेम्यूनरेशन जो देना है वो उसे दे के उसका काम फिनिश वहीं की वहीं फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो वहां पे उसका केस सेटल हो जाएगा, तो आगे कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो जब तक उसके पैसे आपने दिए नहीं है, उसके जो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स में जो शेयर है वो आपने उसको नहीं दिया है, सॉरी पार्टनरशिप चल रही है तब तक आपने उसका शेयर नहीं दिया है, तो वो पैसे अगर आप यूज कर रहे हैं देन उस पे आपको कॉल लेना होगा कि आप 6% इंटरेस्ट देंगे या उसको उस प्रॉफिट्स में से हिस्सा देंगे जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपने उसका शेयर यूज किया है। आउटगोइंग पार्टनर की कुछ लायबिलिटीज भी होती है जो कि सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, उसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। आप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एज अ पार्टनर, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आप उस फर्म में पार्टनर हैं, बट क्योंकि आप अब रिटायर हो चुके हैं सो आप कहीं भी ऐसा कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे जिससे सबको लगे कि आप पार्टनर हैं। आप पुराने कस्टमर्स को कैनवस नहीं करेंगे, उनको कभी भी ऐसे इंड्यूस नहीं करेंगे कि आप वही पर्सन हो, वही फॉर्म है और उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे डीलिंग करेंगे। नॉन कॉम्पीट क्लॉज आजकल सभी आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए लगता है कि आप इतने सालों तक इतने एरिया में, इतने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस वाले एरिया में आप सेम बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेंगे, ना ही उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप जब आप अपना डीड ड्राफ्ट करेंगे, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, तो आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे ड्राफ्टिंग पे, तो मैं आपको ड्राफ्टिंग वाले डॉक्यूमेंट पे लेके चलती हूँ। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये मैंने बहुत ही डिटेल और बहुत ही स्मार्टली इसको ड्रॉ किया है, आप इसको देख सकते हैं। दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप मेड एंड एग्जीक्यूटेड, आप ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड की डेट यहाँ पे डालेंगे एंड एग्जीक्यूटेड नहीं, सॉरी, ये आप अभी वाली डीड डालेंगे, अभी जो हम बना रहे हैं। मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस मतलब आज की डेट, जिस दिन भी आप बनाएंगे उस दिन का आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। ओरिजिनल डीड का रेफरेंस हम नीचे वाले पैराग्राफ में देंगे। बाय एंड बिटवीन, अब हम उन पार्टनर्स का रेफरेंस ले रहे हैं, जैसे हमारी जो ओरिजिनल डीड में जो पार्टनर्स थे वो पार्टनर्स यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पहले 3 पार्टनर्स थे
जो कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है एज रिटायरिंग पार्टनर्स। आप यहाँ पे मिस्टर सो एंड सो एंड देन इसमें आप सन ऑफ सो एंड सो या डॉटर ऑफ सो एंड सो रिसाइडिंग एट, आप यहाँ पे इनका पूरा एड्रेस दे देंगे एंड फिर उसके बाद हम इसे ऐसे ही चारों के लिए हम इसको कर लेंगे। सन ऑफ और ये सारी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, ये आपको यहीं देनी होंगी तो दैट ये बिल्कुल क्लियर रहे। आप चाहे तो इसमें पैन नंबर, आधार नंबर ये भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आप जैसा इसको बनाना चाहें टू बी मोर स्पेसिफिक आप बना सकते हैं। सो देन इसमें आई हैव, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर एंड फोर्थ पार्टनर है। फोर्थ पार्टनर जो है, अब क्योंकि आप ये मेरा सिनेरियो देखिए, मेरे पास ऑलरेडी 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर एग्जिस्टेंस में है, 2 पार्टनर रिटायर होना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपना विल दिया है कि वो अभी रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। तो अगर ये दोनों रिटायर हो जाए तो मेरी पार्टनरशिप फिर एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगी क्योंकि मैं सिंगल रह जाऊंगा। इसीलिए इसी सेम डीड में मैंने फोर्थ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लिया सो दैट जब ये 2 रिटायर हो जाएंगे तो इफेक्टिवली द फर्स्ट पार्टनर एंड द फोर्थ पार्टनर विल स्टिल सर्वाइव एंड पार्टनरशिप हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो इसीलिए इस डीड ड्राफ्टिंग की यही ब्यूटी है कि यही क्रक्स हमने लिया है कि हम इसी तरीके से अपना डीड को ड्राफ्ट करेंगे थोड़ा स्मार्टली सो दैट दोनों एग्रीमेंट्स बनाने की जरूरत हमें ना पड़े। So the terms first, second, third and fourth party shall, wherever the context to request means and include their respective legal representatives, hires, administrators, executors and assigns। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आपको हर जगह पे अपने नॉमिनीज का आपको इंडिकेशन देना होता है। बैंक अकाउंट भी अगर आपके कहीं भी हो, शेयर सर्टिफिकेट्स हो, LIC पॉलिसीज हो, सब जगह पे कार इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो, सब जगह पे आप अपने नॉमिनीज का नाम जरूर दीजिए। ये नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द डे है, नीड ऑफ द सेकंड है रादर। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, इसीलिए मैं हमेशा इस चीज को इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में, इसको मैं हमेशा एक इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट बना के रखती हूँ। सो नाउ द टर्म्स फर्स्ट सेकंड ये मैंने बता दिया है आपको। वेयर इज द पार्टीज फर्स्ट सेकंड एंड 3 हियरिन हैव बीन कैरिंग, तो इसमें मैंने लिखा है कि ये तीनों अपने बिजनेस कैरी कर रहे हैं। एंड अब जो है, जो मेरी सेकेंड और थर्ड पार्टी है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी डिजायर। यहाँ पे मैंने अपने पुराने वाले एग्रीमेंट का रेफरेंस दिया हुआ है। एज पार्टनर्स ऑफ द फर्म अंडर द नेम एंड स्टाइल, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को आपने किस नाम से रजिस्टर किया है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, किस डेट को रजिस्टर किया है वो लिख दीजिए। तो ये हमने पुरानी पार्टनरशिप डीड का हमने अपना रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। The second and third party herein has expressed his desire to retire from the firm. तो second और third party retire होना चाह रहे हैं। So the first party, that is the existing partner, and the fourth party, that is the incoming partner, offer to continue the business of firm. So ये मेरा सबसे important line है जिसकी वजह से मेरा काम आगे चलने वाला है। The parties first and fourth herein have decided to continue the business of the same products in which the firm was dealing and to take over the liabilities of the firm. So basically आप जब पैराग्राफ की लैंग्वेज देखेंगे तो this is reconstitution। तो ये हम reconstitution of the पार्टनरशिप हम कर रहे हैं और ये उसका ड्राफ्ट है। सो नेम ऑफ द फर्म हम वही रखेंगे, प्लेस वही रखेंगे, पर्पस में हम लिख देंगे यहाँ पर दी पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप शॉल बी। तो जो पर्पस आपका पहले था वही आप यहाँ पे रिपीट कर लेंगे। कैपिटल के लिए हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप शाल बी, आप ये देख लीजिए कि नया पार्टनर जो है वो कितना पैसा लेकर आ रहा है, पुराने पार्टनर के पास कितना शेयर बचा हुआ है। सो फर्स्ट पार्टनर अपना शेयर जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इट वुड बी 1,50,000, 2,50,000 या जो भी है। सो 2,50,000 शेयरिंग रेशियो में हमने लिख दिया है। फर्स्ट पार्टनर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए 1.5 लाख की कैपिटल लगाने के बाद भी उसको 50% का ही शेयर मिल रहा है। फोर्थ पार्टी इज द न्यू पार्टी, 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है बट स्टिल 50% के शेयर का हकदार है।
यही तो पार्टनरशिप की ब्यूटी होती है कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिया है ये बहुत ही वैलिड एंड बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फर्स्ट पार्टी यानी कि जो एक्सपीरियंस बंदा है वो उसका 1.5 लाख का शेयर है। फोर्थ पार्टी जो कि न्यू कमिंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्स्ट्रा पैसे लेके आ रहा है। फर्स्ट पार्टी अपना जो एक्सपीरियंस है उसको एनकैश कर रही है एंड उसके बाद भी देयर इज अ शेयरिंग रेशियो ऑफ 50-50%। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स का। यही तो ब्यूटी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। बैंक अकाउंट में इसमें है द फर्म शैल हैव इट्स नेम सच बैंक अकाउंट एज मे बी नेसेसरी विद द बैंक। क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ लेने का जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे दो पार्टनर्स है वो जा रहे हैं तो उनके नेम्स हैं वो सारे डिलीट करने होंगे। नए पार्टनर के लिए हमें प्रोविजन रखना होगा। बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ parties herein shall be the managing partners of the firm and he shall carry on day-to-day affairs of the firm in the best interest of the partners with the assistance of the other partner. So matters relating to line of business, तो हमने यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट में प्रोविजन कर दी है क्योंकि हमें भूलना नहीं है ये हमारे आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए भी है और इनकमिंग पार्टनर के लिए भी है। इनकमिंग पार्टनर के लिए भी हमें कोई पॉइंट मिस आउट नहीं करना है। In case of necessity, the partners have agreed to invest money for effectively running the unit. Such additional investment shall be treated as loan and such lending partner will be entitled to 18% per annum interest on such amount. आप 18% रख लो, 8% रख लो, 10% रख लो, चाहे जो रख लो, it's your choice. It depends on the mutual agreement between the partners. अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ल्यूनेसी हो जाती है या रिटायरमेंट होता है तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। प्लीज नोट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि अगर डेथ हो गई से अब मेरे पास दो पार्टनर्स है, दो में से किसी भी एक को अगर बाय चांस कुछ हो गया, अननेचुरल कॉज से डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेसी या वो रिटायर हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी। नया पार्टनर ले लेंगे या तो फिर वो बिना इंडक्टिंग एनीबॉडी भी उसको सरवाइव करेंगे। तो ये क्लॉज हमने डाला है सो दैट ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला जो पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस है वो हमें अप्लाई ना हो जाए। आप इसका ध्यान रखेंगे। आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली अपने एग्रीमेंट में, अपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्रीमेंट में एंड जब आप इसको ड्राफ्ट करते हैं तब आपको इसमें ध्यान रखना है। बोरोइंग हमारा 10 पॉइंट नंबर 10 है बोरोइंग। द पार्टनर्स में बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल वाला जो चीज है ये पार्टनरशिप का क्रक्स होता है। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअली, एक्सक्लूसिवली, होली, ये सारी चीजें आती हैं। The partners may, by mutual consent, borrow the funds from any bank, society, cooperative bank, financial institution, or individuals for the purpose of running the business. And in such cases, all the partners will jointly and severally be responsible for the repayment of loans or credit facilities availed by the firm. तो ऐसे करके फिर हमारे पास ये बोरोइंग का भी क्लॉज हमने ले लिया है। रेम्यूनरेशन का भी क्लॉज आप अपने इसमें डाल सकते हैं। द पार्टनर्स विल बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सम व्हिच इज अलाउएबल, यस, व्हिच इज अलाउएबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी रेम्यूनरेशन अलाउड है आप उतनी आप रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में से। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, पार्टनरशिप जो है वो एक इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है, इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इसमें बहुत सारी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं आती हैं अनलेस आप एलएलपी वाले ऑप्शन में जाओ। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए जस्ट लाइक आप सोल प्रोप्राइटर जैसे डीलिंग्स करता है वैसे ही है। और पार्टनरशिप में आपको बहुत सारे एडिड एडवांटेजेस मिलते हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने पार्टनरशिप डी ड्राफ्टिंग पर बनाया हुआ है। आप उसमें एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मैंने डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल्स में, आप देख सकते हैं। तो इसका फायदा, पार्टनरशिप का फायदा ही यही होता है कि आपको बहुत सारी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं आती है बट येट फिर भी इतना पावरफुल तरीका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। क्योंकि आप
कई बार क्या होता है, हम टेक्निकल पार्टनर्स को, जो टेक्निकली साउंड होते हैं, उनको हम अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस होल्डर है, सिर्फ 50%, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, जो दूसरा नया बंदा है उसको 2.5 लाख का है, बस शेयरिंग रेशियो सेम है। वैसे ही आप टेक्निकल पार्टनर को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अपनी नॉलेज स्किल की वजह से जो आपका बिजनेस है उसे बहुत चारों दिशाओं में, मतलब वो बहुत अच्छे से उसे ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपकी पार्टनरशिप बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल साबित होती है। तो रेम्यूनरेशन आप उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा। पार्टनर्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम टिल सच टाइम द लोन कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फर्म इज फुल्ली डिस्चार्ज। हाँ, ये वाला एक कंडीशन रखना बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। So the books of account of the firm shall be maintained by the managing partners with the assistance of such staff, employees or agent as may be appointed by the firm. The dash partner किसी को भी आप authorize कर दीजिए, will be entitled to sign all the bills vouchers. ये भी important point है. So no partner shall contract any loan individually or incur liability without written concurrence. Yes, again an important point. Appointments, all appointments of consultants, staff, employees, ये आप म्यूचुअल कंसल्टेशन पे ले सकते हैं। अभी भी ऐसा ही होता है सब जगह, पार्टनरशिप हो नहीं हो, म्यूचुअल कंसल्टेशन सब जगह होता है। The managing partner shall maintain proper books of account. Books of account मेंटेन करने की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो लिखित में ही आ जाए डीड पर, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रखना प्रेफरेबल है, बट कंपलसरी नहीं है। आप 1 जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हैं, बट इट्स अ प्रेफर्ड 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज द प्रेफर्ड वन। So no partner will be entitled to retire from the firm without giving at least 1 month notice. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मेरे पास 2 ही पार्टनर्स रह गए हैं फर्म चलाने के लिए, उसमें से भी अगर कोई एकदम से इमीडिएट नोटिस देके रिजाइन करेगा, then the partnership may come into problem. So no partner will be entitled to transfer, resign or charges interest without prior consent of the other partner and without prior permission of the bank. बैंक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जरूरी इसलिए बिकॉज आपकी बैंक से डीलिंग्स होती है, हो सकता है लोन फंड्स भी हो और लोन आपको आपके ही पेज पर मिले हो, तो वहां पे भी ये वाला पॉइंट बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है। इसको इस पे हमने बहुत चीजों का ध्यान रखा है। हमने कोशिश की है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड पॉइंट इन फ्यूचर, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर के लिए हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए हो, दोनों में से किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, तो हमने इसको उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। आप इसका बेनिफिट लीजिए। आपको अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मुझे जरूर लिखिएगा। आई विल सेंड दिस टू यू सो दैट आपका काम बहुत आसान हो जाए। Since second and third party herein has retired from the firm with effect from today, have drawn up the accounts till date, and the retiring partners have no dispute or claim either against the firm or the continuing partners. ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। आपको ध्यान होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने एक स्लाइड शेयर की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर जो बाहर जा रहे हैं, उनका अगर अकाउंट सेटल नहीं हुआ है तो 6% की इंटरेस्ट एंड ये सब देना होगा। तो हमने उस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए पॉइंट नंबर 20 में ही इस चीज को डाल दिया है कि अब उनका हमने जो शेयर है वो सेटल कर दिया है एंड आगे कोई भी डिस्प्यूट या क्लेम नहीं है। सो नो पार्टनर शैल एंगेज हिमसेल्फ, ये नॉन कॉम्पीट क्लॉज है जो मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है रिटायरिंग पार्टनर्स की, उसमें ये नॉन कॉम्पीट क्लॉज है। The firm shall sue and be sued in the name of the firm only, and managing partner shall represent the firm in such matters. ये तो बहुत कॉमन एंड गुड क्लॉज है जो एग्रीमेंट में होता ही है। फर्म के नाम पे ही सूट होता है, पार्टनर्स के इंडिविजुअल नाम पे कभी भी कोई सूट फाइल नहीं होती है। एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन से पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस चीज को आगे कोर्ट ऑफ लॉ में परस्यू करेंगे या कोई भी लीगल कार्यवाही में वो देखेंगे।
The properties acquired in transactions carried on by the firm shall be in the name of the firm, and all assets, liabilities, goodwill, etc. that have acquired on date will continue to be the assets of the firm. Yes, ये भी पॉइंट रखना बहुत जरूरी था। आगे जब कोई भी डिस्प्यूट आता है इस गुडविल को लेकर, तो हमारे ये एग्रीमेंट वाले पॉइंट्स ही हमें हेल्प करते हैं इन सारी चीजों से बाहर आने में। इवन जब कोर्ट ऑफ लॉ में आप कभी जाते हो, भगवान न करे आपको जाना पड़े, बट आपको हमेशा फ्यूचर प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। इसीलिए ड्राफ्ट करते समय आपको आपके एग्रीमेंट में वो सारे क्लॉजेस रखने चाहिए जो आपके लिए और आपके पार्टनर्स के लिए, रादर सभी के लिए सेफ मेजर्स हो। तो कोई भी पार्टनर कोई भी फॉल्स या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश ना करे, और चाहे भी तो हमारी एग्रीमेंट के क्लॉजेस उस पर रोक लगा दे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहती हूँ डीड ड्राफ्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप यूं ही कुछ भी 4 लाइन लिखकर आप अपने आप को एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। The partners shall sincerely do their respective jobs which is necessary in the best interest of the firm so as to run the business smoothly and profitably to the best advantage of all the partners. Okay. पार्टनर्स एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, इसीलिए आपको बिजनेस बहुत अच्छे से करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द मैटर्स फॉर विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारी चीजों को गवर्न करता है, बट पार्टनरशिप एक्ट को ही हम रेफर करेंगे आगे। उस पे हमने और स्पेसिफिकली एक क्लॉज डाला हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दी मैटर्स फॉर व्हिच देयर इज नो स्पेसिफिक क्लॉज प्रोवाइडेड हियरिन। The parties herein will be governed by provisions of the Indian Partnership Act 1932 and any amendments thereto from time to time. So, Indian Partnership Act 1932 तो already govern करता है, but I have put in a specific point कि आप कोई भी दूसरे एक्ट में जाके अपने राइट्स के लिए, जब भी इन केस ये ऐसा तभी होता है जब कोई डिस्प्यूट आता है, पर अगर डिस्प्यूट ही ना रहेगा तो डिस्प्यूट आने वाला कोई पॉइंट ही ना रखो, आप एग्रीमेंट में सब कुछ डाल दो। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के पॉइंट्स बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाके ये आपको सारे डिस्प्यूट से बचाएगा, और डिस्प्यूट अगर राइज होता है तो उसको सेटल कराने में आपकी हेल्प करेगा। विटनेसेस सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं हमेशा अपने सारे एग्रीमेंट्स, आप मेरी जितने भी पुराने वीडियोस जो इस साइट पे अपलोडेड हैं, आप अगर देखेंगे तो मैं विटनेसेस पर बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेस देती हूँ। मिनिमम 2 विटनेसेस होने ही चाहिए। इन विटनेस वेयर ऑफ दी पार्टीज हियर टू हैव साइन, तो पहले मेरे चारों पार्टनर्स साइन करेंगे, उनको साइन करते हुए देख मेरे विटनेसेस साइन करेंगे। विटनेसेस का आपको यहाँ पे नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड पैन नंबर हो तो और बढ़िया, वो आप जरूर डाल दीजिए, सो दैट आपके विटनेसेस भी बिल्कुल कंफर्म पता चले कि ये विटनेसेस हैं। सो द फर्स्ट पार्टनर इज साइनिंग, या यहाँ पे नेम पूरा वो जो हमने फर्स्ट वाली स्क्रीन पे लिखा था, नेम, सन ऑफ सो एंड सो, एड्रेस, फोन नंबर, पैन नंबर, सब यहाँ लिख दीजिए, पूरी डिटेल्स, एंड लेट देम साइन। एंड इस डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर कराना है। इसे आप स्टैम्प पेपर पे प्रिंट करेंगे, इसे आप रजिस्टर कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो आपको बताया है, जिसमें हमारे रिटायरिंग पार्टनर्स भी हैं और इनकमिंग पार्टनर्स भी हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स जा रहे हैं, इनकमिंग पार्टनर आ रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजें हमने इस एक सिंगल डॉक्यूमेंट के थ्रू किया है, एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप इसे, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके भी घर में यंग वंस हो जो बिजनेस करना चाह रहे हो, 2-4 बच्चे मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। नॉर्मली जो छपे छपाए एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें हम हमारे स्पेसिफिक क्लॉजेस नहीं डाल सकते हैं, तो एक बार अगर वो इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कौन से पॉइंट्स, क्लॉजेस डेफिनेटली इंक्लूड करने हैं अपने एग्रीमेंट में, सो दैट वो आगे फ्यूचर किसी प्रॉब्लम से अपने आप को सेव कर सके। सो नॉलेज शेयरिंग का जो हमारा पर्पस है, वही पर्पस आपको भी आगे बढ़ाना है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। शेयर उन सारे लोगों के साथ कीजिए जिनके लिए ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है।
एंड यू नेवर नो कि आपका एक शेयर किसी के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकता है एंड वो अपने आगे के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। तो बेल बटन आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, टेक्निकल होते हैं, इस पे हमारी काफी डिटेल स्टडी होती है, रिसर्च होता है, और उसके बाद ही हम इसको पोस्ट करते हैं। तो आप बेल बटन आइकन प्रेस कीजिए, आपको सो दैट ये हमेशा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाए जैसे ही हम इसे अपलोड करें। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।